अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, वेलकम सिटी एचएन में। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से बखैरियत गुजर जाए और आप जो भी उम्मीद लगाकर आज का दिन का आगाज़ कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आप उसको कंप्लीट भी कर सकें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करे। और इसी सिलसिले में हमने एक सेगमेंट भी शुरू किया है। मैं कोई भी आपसे बात करने से पहले हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो अच्छा मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा दूँ और शो का आगाज़ जो है वो हम दुआ से कर लें। तो आज का पहला सेगमेंट हम शामिल कर लेते हैं, एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, वक्त की कदर किया करें, वक्त की कदर किया करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की इतनी कदर किया करते थे, इसीलिए बुखारी की रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह तआला फ़ी कुल्लि अहयान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, वक्त की कदर किया करते थे। मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग का वाक़या याद आ गया। हज़रत दाऊद ताई रहमहुमुल्लाह तआला जब खाना खाया करते थे तो रोटी को पानी में पहले भिगो दिया करते थे। किसी ने कहा, हज़रत ये क्यों करते हैं? फरमाने लगे कि रोटी चबाने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है, इतनी देर में मैं अल्लाह का ज़िक्र और तिलावत कर लेता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी आमीन सुम आमीन। और इसी दुआ के साथ हम चलते हैं लाहौर शहर के मौसम की तरफ और देखते हैं मौसम कैसा है। अल्लाह ताला से दुआएं तो बहुत की हैं कि बारिश हो जाए, कुछ हालात बेहतर हो जाएं डेंगू के, स्मॉग के, लेकिन फ़िलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, इसीलिए वर्किंग की जा रही है मसनूई बारिश के ऊपर भी। तो टुडेज़ वेदर शामिल करते हैं और देखते हैं महकमा मौसमियात क्या कह रहा है। फरीहा हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है वो 433 है, जो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लाहौर का मौसम है वो खुश्क है और बारिशों का जो है वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्मोक भी जो है बढ़ती जा रही है। स्मोक के बढ़ने से जो शहरी है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी का निकलना और जिल्द की बीमारियां, एलर्जी हो जाती है और शहरियों को सांस लेने में भी खासी दुश्वारी पेश आ रही है। फ़िज़ाई आलूदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियों का निकलने वाला धुआं है और फैक्ट्री एरिया से निकलने वाला धुआं है, जिससे जो ये जहरीले धुएं जब हवा में जाते हैं तो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे शहरियों को जो है वो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी जो है खतरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले, अगर निकलना ज़रूरी है तो अपने मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और तभी माहिरीन का ये भी कहना था कि शहरी जो है आउटडोर एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपने घरों की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद रखें, ताकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो हवा के ज़रिए हमारे घरों में शामिल ना हो। जबकि जो लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत नोट किया जा रहा है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से कम जो दर्जा हरारत है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। और 367 के साथ लाहौर भी आज आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है एक मरतबा फिर से। इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपके साथ डिस्कस करना है। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरी में आज की हमारी लीड स्टोरी लेस्को का अनोखा कारनामा है जी। बोगस बिलिंग पर लाइन लॉसेस मुरत्तब किए जाने का इंकशाफ हुआ है। स्मॉग के खात्मे के लिए माहौलियाती कमीशन का इजलास तलब। प्रॉपर्टी टैक्स में 30% इजाफे की तैयारी, महकमा एक्साइज को 300 करोड़ इजाफी जमा करने का टास्क। और रवा माली साल का 8 माह 12 दिन का बजट पेश। लॉर्ड मेयर की बजट के इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की पाबंदियों पर शदीद तनकीद।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सर्टिफाइड के सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच आमिर भाई आपकी तशरीफ आवरी के लिए। लेकिन लाहौर फिर पहले नंबर पर है और कोई फ़ख्र की बात नहीं है। 367 के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है। और जब भी किसी हुकाम बाला से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं हम तो ये नंबर मानते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। पूरी दुनिया में इसमें लाहौर नंबर पहले नंबर पे आया। चले किसी चीज़ में आए, आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, हमारा भी, हमारे हमसायों का भी। और कोई एक एक्शन आपको ना हुकूमत की जानिब से, ना इंतज़ामिया की तरफ से, ना लोगों की तरफ से आपको नज़र आएगा जो कि इस आलूदगी को ख़त्म करने का बायस बने। फसलों को आग हम लगा रहे हैं, कूड़ा करकट जो हमारे शहरों के अंदर है उसको आग दिखाई जा रही है। उसी तरह से मिल्स चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो धुआं देने वाली हैं। और इसमें सबसे बड़ी फैक्टर जो है वो आपकी लोहा पिघलाने वाली भट्टियाँ हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। और वहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मुझे याद है कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पहले दौर में जब जरदारी साहब वज़ीर माहौलियात थे तो उन्होंने एक कानून पास कराया था और उसमें फैक्ट्रीज़ को उन्होंने कहा था कि जितनी चिमनियाँ हैं धुआं देने वाली उनके अंदर बाहर से मंगवाया हुआ एक फ़िल्टर लगाया जाएगा जिसके अंदर पानी था और उसकी कम्बिनेशंस थी। अच्छा, उसके तहत मुझे याद है कि बहुत सारी मिल्स और फैक्ट्रियों ने बाहर से मंगवाया जिनमें 17 केमिकल्स मुझे इस वक्त मेरी याददाश्त में है वो है। और कुछ फाउंड्रीज हैं उन्होंने वो चिमनियों में लगवाए थे फिल्टर। वक्त के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लाए भट्टों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, पता अच्छा ये एक और जेली काम है। वो जिगजैग असल ओरिजिनल तो लग भी नहीं रहे। असल जो जिगजैग है ना वो लग रहा है, ये एक एग्जॉस्ट लगा रहे हैं फिल्टर के साथ जिसमें से आपको नज़र ये आता है कि शायद ये धुआं जो है फिल्टर होकर निकलेगा, लेकिन वो पूरा टॉक्सिक ही है। उसमें कुछ चीज़ें अमेजिश कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको जिगजैग यानी ईंटों के अंदर से धुआं निकलता ईंटों में से होता जाएगा तो उसके बहुत सारे टॉक्सिक उस मिट्टी के अंदर रह जाएंगे और यही जो है उसको धुएं को साफ करके फिजा में छोड़ेगा। आप ये बात तो छोड़ दें, चले भट्टियाँ ये भट्टे कितने होंगे? आपके लाहौर से ज़रा से मसाफात के इलाके में जाएं, फसलों को आग लगाई जा रही है और सरेआम लगाई जा रही है। उसमें कोई छुपा के काम नहीं है, उसमें कोई जिगजैग टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें एक डिस्क हल चलना है, एक डिस्क हल चलना है जिसने जो फसलों के बकाया जात है उसको दोबारा मिट्टी के अंदर शामिल करके उसको जरहेज कर देना। मजीद खाद आपकी कम लगेगी, आपको केमिकल्स आपके कम होंगे, बट लेकिन नहीं, कौन ये काम करेगा? मैं ये कहने लगी थी आप इतने आराम से ये तजावीज़ दे रहे हैं, करेगा कौन? वो 10 लोग जो महकमा माहौलियात के पास हैं फील्ड ऑफिसर्स के नाम पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो चेक करेंगे जिसके जो सिर्फ 3 लगे हुए हैं पूरे शहर की एयर क्वालिटी को मैयर करने के लिए। ना आपके पास फंड्स हैं। माहौलियात डिपार्टमेंट को सही कहते हैं फिर राउद इरशाद के माहौलियात डिपार्टमेंट बना दिया। एक मजाक हो रहा है यहाँ पर शहरियों के साथ। ये मजाक तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो किसान हैं वो अगर एका करें, अगर वो एका करके ये हल ले लें और इस हल को चलवा लें। ट्रैक्टर सबके पास नहीं है, लोगों के पास बहुत कम मकदार में ज़मीनें हैं, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 है, 5 है, 10 है। ये जो शहरों के साथ साथ ज़मीनें हैं ये बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े कोई वहाँ पे मुरब्बे और ज़मीनें नहीं है कि जो माइल्स और माइल्स पर हों। ये छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं, ये मिलकर एक ट्रैक्टर और हल ले लें और उसका हल ये निकालें कि उसको मिट्टी में शामिल करें। इसके लिए गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करे। वो आप बात ठीक कह रहे हैं। आप इसको आप सुबह को वक्त चेकिंग करेंगे, वो रात के किसी पहर में आग लगा देंगे। आग तो लग गई, सुलग तो गई, धुआं तो हो गया, सही बात है। उसका क्या हुआ? जब तक हम लोगों के अंदर से तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, बाहर से हम उसका मेकअप करेंगे। ना लें आमिर भाई प्लीज, कोई और अल्टरनेट वर्ड यूज करें। तो ये नाम जो है कोई मुतरादिफ इस्तेमाल कर लें, तब्दीली ना करें प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये नाम इतना मतलब हो गया, वाकई आप पहले नहीं हो। इससे अलावा भी मैं लोगों से जब तब्दीली की बात करता हूँ, अंदर की तब्दीली की बात करता हूँ, तो वो लोग हाथ जोड़ते हैं कि तब्दीली से माफी चाहिए। हाँ। और आपने भी वही किया, मैंने भी वही किया। ये नेचुरल रिएक्शन था मेरा, बिल्कुल। तब्दीली हमने ऑलरेडी बहुत देख ली है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बजाय इसके कि हर चीज़ को सख्ती के साथ निपटा, हम इसको मोटिवेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ भी निबेट सकते हैं। इसका कमिश्नर को इंचार्ज बनाया जाए, वो इस काम में बड़े माहिर हैं। जो मोटिवेशनल काम है ना, इस काम में माहिर है कैप्टन उस्मान,
वो खुद निकलते हैं, अपनी टीम को लेके जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कूड़ा ना फेंको, एजुकेट करते हैं। हाँ, मतलब मोटिवेट करना है, हैं उनकी मोटिवेशन से गंदगी कम होती है, तजावज़ात कम हो सकती हैं। जब तक आप लोगों को राज़ी नहीं करेंगे, उनको उसका मुतबादल नहीं देंगे, तब चले तक हर काम जो है एक ऐसे शख्स को दे दें जो अपना काम ठीक कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो बैठकर या तालियां बजा लें या एतराज कर लें कि ये इनका काम नहीं है और इनको सौंप दिया गया। आमिर भाई ये तो आपको पता है, फिर मैंने हल बताइए ना ओके कमिश्नर साहब से हम उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग तब्दीली कुछ ऐसा हो जाए, हम ये नहीं चाहते। जितना काम वो कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और जिसका ये काम है उसी को साझे। मैं तो ये कहूंगी कि अब विद इन तब्दीली जो है वो उन तमाम ओहदेदारान को भी लानी होगी जो जिम्मेदार हैं इस तमाम चीज़ को बेहतर करने के लिए। हम यहीं से बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे नाज़रीन, और अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। वैसे ही अवाम महंगाई के सताए हुए हैं, फिर जब उन्हें लूटा जाए और उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम किया जाए तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। और आज की हमारी लीड स्टोरी भी इसी हवाले से आमिर भाई के लेस्को बोगस बिजली बिल करोड़ों की वसूली। अच्छा, किस चीज पर हम अपना दिमाग मैंने इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले एक बिल देखा था, याद है? अभी न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे। हमारे एक कुलीग हैं, उनके घर पे उन्होंने मीटर के लिए दरखास्त दी, मीटर भी नहीं लगा, बिल आ गया 62,000 रुपए का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं। मुझे वो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हमने लाइव जाना था तो मैं मुसलसल उन्होंने मीटर के लिए एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देकर वो मुतमईन हो गए क्या मीटर लग जाएगा, मीटर लगा नहीं और 62,000 रुपए का बिल जो है बोगस बिल उनके वालिद के नाम पर उनके घर में डिलीवर कर दिया गया। मुझे बताएं, अगर ये मामला एक जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, एक सहाफ़ी के साथ हो सकता है, तो जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, जिसको बहुत सारे मामलों का पता नहीं, मेरे मोहल्ले में सिमल एक रिक्शा ड्राइवर है, उन बेचारों को 18,000 रुपये का बिल आ गया। अकेला वो बंदा रहता है कमरे के अंदर, एक पंखा एक बल्ब है और पिछले 4 माह से वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, कभी एक्सीडेंट के पास जाता है, कभी वो एसडीओ को मार कर देता है। वो 4 माह हो गए, अपना काम भी दिहाड़ी भी छोड़ता है, बच्चे उसके कहीं रहते हैं बेचारे के, उसने कमाना है। उसका फ़ोन आता है, सर मैं 2 घंटे हो गए बैठा हुआ, सर मैं 3 घंटे। अब हम क्या करें? सही बात हमारे अपने साथ ये सलूक हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं कि खुद सीमल का बिल जो है वो ओवर बिलिंग में शामिल है। मैं अभी डिस्कस कर रही थी और मैं आपसे ये बात करने लगी थी। आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझे से नालायक लोग भी होते हैं ना, मुझे से नालायक लोग भी होते हैं जिन्हें अंदाजा तो हो जाता है कि ज्यादा बिल आया है, लेकिन क्रॉस चेक कैसे करें? हमें कैसे पता लगेगा कि ये बेज़ाब्तगी है या ये करप्शन हुई है या इस पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है? अक्सर लोगों को तो मीटर के साथ रीडिंग मैच करनी भी नहीं आती है, तो इसका मतलब लोगों की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पूरे का पूरा महकमा करप्ट हो चुका। इस पूरे महकमे के अंदर कोई बंदा मीटर रीडर एहतजाज कर रहे हैं, आपकी अखबार के अंदर ये सिंगल कॉलम खबर इस वक्त छपी हुई है। मीटर रीडर कर रहे हैं इतराज़ के जो गवर्नमेंट रिलीज देना चाहती है। मीटर रीडर कहते हैं कि हमें वो सिस्टम चलाना नहीं आता और जो मोबाइल है वो कंपेटेबल नहीं है उस सिस्टम के साथ जी। अब वो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे सारे का सारा मामला उलट पुलट है, उलट सलट लोग चल रहे हैं। मैं तो लोगों से गुजारिश करता हूँ, सर्दियों का मौसम है, पैसे कमेटी डालें, ऐसे जैसे तैसे करके एक एक बल्ब एक एक पंखा सोलर पे कराते चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमारे कुलीग थे रजा खल साहब, जी जी मुझे याद है, उन्होंने पूरे का पूरा घर अपना सोलर पे करा दिया। और हमेशा उन्होंने तो मीटर भी नहीं लगवाया हुआ था, जैसे कहते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव आज तक नहीं लगवाया। वो कहते हैं मेरे बारे में नहीं है। वो पानी की मोटर, फ्रिज, टीवी, हर चीज जो है सोलर से चला रहे हैं। कोई बहुत बड़ा घर नहीं है उनका, छोटा घर है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद अपनी बिजली बना। मतलब हमने ही सब कुछ करना है, सिस्टम गवर्नमेंट से एतबार उठ चुका है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का मतलब क्या है कि कितने ही सैकड़ों खानदान होंगे जो इससे मुतासर हुए होंगे। कई लोगों ने शायद कंप्लेन कर भी दी हो, कई लोगों ने लेट गो करके अदारों से एडवांस तनख्वाहें लेकर लोग बिल पे कर रहे हैं। अपने अपने जहाँ जहाँ कोई काम वाली है, जो कोई घर में आके काम करती है, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बेचारे एक दूसरे से उधार लेकर बिल पे करते हैं कि घर की बिजली ना कट जाए, वो रोशनी जो बंद ना हो जाए, अंधेरा ना फैल जाए, उससे बचने के लिए वो इस तरह के बिल जमा कराते हैं। मशवरा मेरा यही है कि सोलर पे चले जाएं। ये गवर्नमेंट जो है ये कह चुकी है कि जागते रहना, साढ़े देना रहना। सही बात है, मतलब नहीं रहना चाहिए। पहले तुम किस्सा ले आई कि स्मोक क्यों है,
आप उसको देख लो, फिर उसके बाद आप बिजली के बोगस बिलों को देख लो, कोई लेस्को को पूछने वाला नहीं है। और अभी आप बात करें इसको प्राइवेटाइज किया जाए तो सारे मुलाजमी रोड्स पे आ जाएंगे। सही बात है। अभी आप मीटर गवर्नमेंट सेक्टर रीडर्स का है। जिक्र कर रहे थे, आप पर पोस्टिंग तो करके देखें, आपको सड़क पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। इतनी बड़ी अजारादारी है इस इदारे में। कल मीटर रीडर एहलकारों ने की- गेट बंद कर दिया, आप क्या बात करिए, लेस्को ऑफिस का गेट बंद कर दिया, किसी को आने ना दिया कि मैं आपसे कह रहा था लोग बेचारे बिल ठीक कराने के लिए परेशान हैं, 2-2 घंटे वो एक्सीएन एसडीओ की लाइनों में लगते हैं। तो कल कितने लोग हेड ऑफिस में जब बंद किया होगा लेस्को का तो कितने लोग परेशान आमिर भाई, आप बड़े लाहौरी हैं और आप इस चीज़ को बड़ा समझते होंगे कि अक्सर हम लोग प्लानिंग ये करते हैं, हमारे बड़े, अब तो हम खुद बड़े हो गए घर के, लेकिन बचपन से भी हम देखते आ रहे हैं कि सर्दियों में बिल कम आएगा तो फलां चीज़ ले लेंगे, फलां चीज़ ले लेंगे। अब अगर सर्दियों का बिल भी आपका 28-30 हज़ार रुपया आ रहा है, जब एसी भी नहीं चल रहा, जब आपकी सारी चीज़ें बंद हो गई, तो फिर आप सर दीवार में जाकर मारोगे। मैं तो हर खबर के ऊपर ये कह रही हूँ, इस कदर परेशानी ये बढ़ती सर्दियों और चली जा रही गर्मियों का फर्क इस तरह से समझें कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया है। तो किधर जाएंगे? सही बात है। ये सारे का सारा मामला ही गर्मियों में आपका जो बिल आने वाला है वो आपका घर बिकवाने वाला है। ये आप बात को समझ जाएं। सही कह रहे हैं, आपके बजट इतना कंट्रोल से बाहर हो चुका है कि यूटिलिटी बिल्स देते देते आप बाकी चीजों के ऊपर जो है वो कटौतियां और शुरू एक कर देते टिकट हैं। की एक टेंशन है। और सिमल, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, लास्ट डेट को शाम के औकात में बिल फेंक के जाते हैं ताकि वो जो जुर्माना है वो भी आप पे आपको पड़ करें। जाए। अच्छा, ये चालाकी आपने भी नोटिस की है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 12 अरब 85 करोड़ रुपए का बजट इत्तफाकी राय से मंजूर हो गया। लॉर्ड मेयर खासे नाराज नजर आ रहे थे पंजाब हुकूमत के ऊपर। और बजट मिलना नहीं है ना, बजट आपने मंजूर कर लिया। आपने इससे पहले एक खबर जो है जी। वो आपने पढ़ी भी है कि सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया गया है बजट के हवाले से जी जी कि बल्दियात का बजट जो है गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे हीले बहानों से काम लेगी। सेक्रेटरी बल्दियात का तो काम नहीं है, ये असल में पॉलिटिकल इसको कहते हैं कि चीज़ें हैं। और सियासी तौर पर ये हुकूमत चाहती नहीं है कि बल्दियाती निज़ाम चले, क्योंकि अगर बल्दियाती निज़ाम चलेगा तो उसमें साबका हुकूमत के लोग जो जी। हैं उन्होंने विन किया था और वो बैठे हैं अभी। जैसे आपने अपने मेयर की लेकिन भी बात कितनी कर देर तक? 31 दिसंबर इज द डेडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस है। ऑल्दो वो फाइट जरूर कर रहे हैं लीगली उसको आगे आप फाइट प्रोलॉन्ग करते करने हैं। की, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ मुसविदात और दस्तावेजात बनाई जा रही हैं नए बल्दियाती सिस्टम और एक्ट के हवाले से। जिस दिन मेयर गए ऑफिस में उस दिन वहाँ सरकारी मुलाजमीन तमाम अपने कमरे बंद करके चले गए। आप मुझे बताएं उसमें बजट कहाँ आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा? कि असल में तो अब इन लोगों को बदनाम किया जाएगा, इनको बजट देने में हीले बहाने से काम लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखिए जी हमने इनको दिया भी तो ये जो है काम नहीं कर सके, तो ये लोग बदनाम होंगे। लेकिन अदालत में तो काफी देखिए ये सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, अदालत आपको में पता है? चलना सीमा जी। अदालत में चलना चाहिए। ये तो मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। कोर्ट इसके मतलब जो डिसीजन देगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ जो इन बेचारे बल्दियाती नुमाइंदों के साथ की जा रही है। ये तो आप लाहौर की बात करते हैं, ज़रा लाहौर से बाहर भी निकल कर देखें तो बहुत सारे बल्दियाती इदारों में तो फर्नीचर उठा के ले गए। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। सही बात है। गवर्नमेंट इस हद तक उतरी हुई है कि इनको किसी तरीके से किसी तौर जो ऐसी लोग हैं जो कि पब्लिक में से आए हैं और मुंतखब होकर आए हैं, उनकी मदद के लिए उनके काम के लिए आए हैं, उनको काम ना करने दिया जाए। तो जब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी क्या होगा? वो बड़ी आपने पंजाबी अदालत की का जिक्र किया, आपको पता है ये आपको जो मैं 7 महीने तक तौहीन अदालत की गई, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मार्च में कह दिया गया था इन्हें बहाल करें, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया और अब केस चल रहा है उस हवाले से। तो भी। हुकूमत तो ने ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तो हुकूमत ने बॉदर ही इसलिए नहीं कर तरह रही। पर वकील रखे होते हैं, इन्हीं कामों के लिए रखे होते हैं, किसको किस तरह डिले कराना है। तो मुझे ऐसी पंजाबी की कहावत बात शुरू जब आपने की थी तो आ रही थी कि भेडू ना लड़े तो शीदा की करे। जब गवर्नमेंट ही काम नहीं करना चाहती सही बात है। तो ये बल्दियाती नुमाइंदे बेचारे कर्नल मोर्शद जवेद समेत तमाम जितने मुंतखब लोग हैं वो कैसे काम करेंगे, निचली सतह तक कैसे लोगों को डिलीवर करेंगे। और लोगों के जो प्रॉब्लम स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम है और उनके सेवरेज का, पानी का, छोटे छोटे मसाइल हमारे यहाँ कोई गलियों बाज़ारों में तजावज़ात का मसला है, उसको हल करने के लिए ही ये लोग होते हैं। और क्योंकि उसी इलाके से, उसी हल्के से, उसी गली से होते हैं तो ये ज़्यादा मसाइल को समझते हैं, अवेलेबल भी होते हैं आवाम के लिए। लेकिन इनके पास अदालत ने इख्तियारात लेके दिए तो दिए, इनको बहाल किया तो किया,
गवर्नमेंट की जानिब से कभी कोई अच्छी खबर इन लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ये जो इत्तेफाक राय से बजट मंजूर हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि ये इनको दिया जाएगा और दे विल बी एबल टू डू समथिंग? देखिए, बजट तो उन्होंने मंजूर कर लिया और वो ट्राई भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, गवर्नमेंट पर प्रेशर भी डालेंगे। मैं हुकूमत से भी यही इल्तिजा करता हूँ इसी कैमरे के तवस्सुत से कि खुदारा इन लोगों को बजट दें, ये खर्च करें, इस पर नेक नामी आपकी है। आप मुझे बताएं, आपके इलाके में रोड बनता है, सीवरेज का सिस्टम बनता है, गैस की पाइपलाइंस लगती हैं, या जो भी छोटे मोटे काम हैं वो होते हैं, तो आप लोग नहीं कहते कि आप सुकून में आ गए? कहते हैं कि नहीं कहते? प्रेजिंग किसकी कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? हुकूमत की। लेकिन हुकूमत, शायद आपने बल्दियाती इदारों का जिक्र किया, मुझे फिर याद आ गया कि लाहौर के सिर्फ तीन MNAs को तरक्याती फंड दिए गए हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, बाकी को इग्नोर कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो क्या वो वोट ले लेंगे इस तरह से? ये लम्हा यहाँ लाहौर में हर बंदा दूसरे बंदे से जुड़ा है। आप कहाँ कैंट में रहती हैं, मैं कहाँ सब्जादार में रहता हूँ। मैं कैंट में नहीं रहती, मैं चले जरा कैंट से निकल के रहती हूँ, सब हाथ में रहती हूँ, दूर दूर भी रहते हैं, इसके बावजूद हम आपस में लिंक्ड हैं जी। तो क्या एक को फंड दे के दूसरे को ना दे के आप वोट ले लेंगे? सही बात है। वोट नहीं मिलता। ये हुकूमत के लिए और उसे सोचना होगा, क्योंकि अब अगले इलेक्शन में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, और वैसे ही कहा जाता है कि जो फाइनल ईयर होता है वो इलेक्शन ईयर कैंपेन के तौर पर स्टार्ट हो ही जाता है। तो आवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे तो ही आवाम आपको आगे मुंतखब करेगी, अदरवाइज़ फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवालिया निशान लगेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज अखबार में मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें घी की कीमत लिखी थी, और कोई आला क्वालिटी का घी नहीं था, दर्जा दोम का घी जो खुद उन्होंने डिसाइड किया, और उसकी कीमत 345 रुपये फ़ी किलो। और ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, आपने सब्ज़ी पकानी है, दाल पकानी है, चावल कुछ भी बनाना है, उसमें घी या ऑयल जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो इस्तेमाल होता है। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि बेचारे एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मैनेज करना मुश्किल हो गया है, और सब्जियां इस कदर कीमतें उसकी वसूल की जा रही हैं। एक तो वैसे ही बहुत महंगाई है, दूसरा गिरा फरोशी, और फिर जो मिडल मैन अपना मुनाफा रखता है उससे गरीब आदमी की कमर टूट जाती है, क्योंकि जो DC रेट जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। हम अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें आज के भाव डिस्कस करेंगे। पहला सेगमेंट रुमेल से जानते हैं जो कि इस वक्त मंडी में मौजूद है। रुमेल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? कीमतों की अगर बात करें तो उनमें नुमाया कमी देखने में आई है, जिसकी वजह जो है सर्द मौसम के आगाज के साथ ही पंजाब भर से जो है वो सब्जियों की सप्लाई है। पंजाब भर से जो मकामी सब्जी है उसकी सप्लाई शुरू होते ही सब्जियों की कीमतों में जो हैरत अंगेज कमी वाक़या हुई है, जिससे शहरियों ने जो है वो सुक्का सांस लिया है। कीमतों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते जो टमाटर 200 रुपये से 250 रुपये किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा था, वही टमाटर आज 120 रुपये किलो मार्केट में दस्तियाब है। इसके अलावा जो मटर है वो भी गुज़िश्ता हफ्ते 200 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था, वो आज 120 रुपए किलो में, जबकि करेला जो है वो 150 रुपए से कम होकर 100 रुपए किलो, और मेथी भी 200 रुपए से कम होकर जो है वो 120 रुपए किलो पर आ चुकी है। इसके अलावा जो दीगर मौसमी सब्जियां हैं जिनमें गाजर जो है वो 60 रुपए किलो, शलजम 60 रुपए किलो, गोभी 60 रुपए किलो, और तमाम मौसमी सब्जियां 60 रुपए किलो में जो है वो दस्तयाब हैं। ये तमाम सब्जियां गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 120 रुपए से 130 रुपए के दरमियान जो है वो फरोख्त हो रही थी, मगर मकामी सब्जियां मार्केट में आते ही इनकी कीमतों में जो कमी वाक़या हो गई है, शहरियों ने इस कमी को खुशगवार करार दिया है, और उन्होंने इस जो कीमतों में कमी है उसको खुशगवार करार देते हुए जो है वो इनकी कमी को बरकरार, इसी कीमतों को बरकरार रखने का जो है वो मुतालबा किया है। जी रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, एक जानिब जहां हम महंगाई डिस्कस कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती किस किस मसले पर हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, या इश्यूज जो है वो इस कदर आपके सर पर चढ़ते जा रहे हैं कि आपको किसी और चीज़ का होश नहीं है। लाहौर में रहते हुए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब स्मॉग इस कदर फैलता जा रहा है कि अदालत की तरफ से जो है वो इंटरवीन करके उस तमाम प्लान को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इदारे अपनी कारकर्दगी दिखाने में सिफर नजर आ रहे हैं। वहीं पर जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड पर काबू पा लिया, लेकिन डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और इस कदर तेजी से फैलता जा रहा है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार गैर मुसद्दका जारी किए जाते हैं, डेंगू उससे कहीं ज़्यादा फैल चुका है। ना स्प्रेस कराए जा रहे हैं, ना प्रिवेंशन कराई जा रही है, ना अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये शहरी शिकायत करते नजर आते हैं। और फिर ऐसे में ऐसे दौर को याद किया जाता है जहाँ पर ना सिर्फ डेंगू के हवाले से ट्रेनिंग की थी, उसको कंट्रोल किया था और लोगों को सिखाया था
कि कैसे डेंगू से बचना है। हम बात करेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक सूबाई वज़ीर हेल्थ हैं और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया ख्वाजा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले तो तमाम इशूज़, तमाम मामला डिस्कस करेंगे। आपको सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा इसी तरह से। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। और सालगिरह वाले दिन आप तशरीफ भी ले आए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो मैं हमेशा ऑफियर भी आपसे अक्सर बात होती है कि बड़ा टची है। आपने बड़ा काम किया था अपने दौर में। ये क्या हो रहा है? डेंगू से आज भी 3 लोग चले गए, सैकड़ों लोग अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, ना इनके पास मैकेनिज्म है, ना इनसे कंट्रोल हो पा रहा है। अच्छा सिमल, कबल इससे कि हम इस टॉपिक पे बात करें, मैं लाहौरियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको याद है कि जब मेरी सालगिरह हुआ करती थी तो मलिक परवेज़ मरहूम की भी उसी दिन हुआ करती थी। तो आज कोई 16-17 साल के बाद मैं आज अकेला अपनी सालगिरह मनाऊँगा, तो वो मलिक साहब की जो यादें हैं वो बहुत रात से सता रही हैं, रोज़ ही सताती हैं। उन्होंने लाहौर के लिए गना कदर खिदमात सर अंजाम दी, वो कमांड किया करते थे। तो मैं लाहौरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज का दिन मलिक परवेज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करें। उनकी सालगिरह है, अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे मलिक परवेज़ साहब को याद रखें। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जी। और जिस कदर वो नफीस इंसान थे और जितना लोग उनसे प्यार करते थे, अब मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट से पहले ही लोग बहुत से उनके लिए दुआओं के लिए आमीन इंशाल्लाह। और वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, बड़ी खुली सी बात है सिमल, वही मशीनरी है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही लोग हैं, वही स्टाफ है, सब कुछ वही है। कारकर्दगी में 180 डिग्री का फ़र्क है। कभी इस पे सोचें कि आखिर वजह क्या है? हमने बार बार चीफ सेक्रेटरी चेंज करके देख लिया, हमने बार बार डीसी चेंज करके देख लिए, हमने बार बार सेक्रेटरीज को चेंज करके देख लिया। हमने जो नहीं चेंज किया अब उनको चेंज करने की बारी है। हमने वजारतें अदल बदल की, लेकिन बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँ कि हर बंदे की एक अपनी कैपेसिटी होती है। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा बड़ी मोहतरम है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि इस उम्र में भी वो कोशिश करती हैं, लेकिन इस उम्र के अपने तकाजे होते हैं। वो कंट्रोल और रिट अपने महकमे पे कर ही नहीं पाई जो एक वज़ीर की होनी चाहिए, जो एक वज़ीर की फ़िज़िकल प्रेजेंस होनी चाहिए फील्ड में। उनकी वो फिजिकल प्रेजेंस सिरे से मौजूद नहीं है। आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के, आप ऑफिस में बैठ के जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, वीडियो लिंक्स पे कर लें, जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है तो टीम का ना सिर्फ मोरल अप होता है बल्कि टीम की कारकर्दगी के ऊपर चेक एंड बैलेंस आ जाता है। आप उनके ऊपर बुज़दार साहब को देख लें कि अगर डेंगू की मैं बात करूं तो डेंगू का शहबाज शरीफ साहब ने जिस मेहनत से एक मैं समझता हूँ एक एग्जाम्पल सेट की थी कि वक्त का चीफ मिनिस्टर हो, और वो चीफ मिनिस्टर हो जो मकबूल तरीन पार्टी का सियासी रहनुमा भी हो, वो चीफ मिनिस्टर जब डेंगू की एपिडेमिक आए तो रोज़ाना सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 2 मीटिंग्स मुसलसल करे और कई माह तक करे और डेली की कारकर्दगी और रोजाना की हर घंटे की कारकर्दगी मॉनिटर वो लीडर है, एक ब्यूरोक्रेट, मैं नाम नहीं लूंगी, पोस्ट भी नहीं बताऊंगी, फिर आपको पता है ये हुकूमत क्या करती है। लेकिन उन्होंने लिटरली ये बात बोली कि हम वो टाइम मिस करते हैं कि जब 7 बजे हमारे से पहले शहबाज शरीफ साहब वहां बैठे होते थे और फिर कंक्लूडिंग मीटिंग रात 9-10 बजे होती थी कि पूरे दिन की कारकर्दगी क्या है। तो ये बात तो मुझे आपने नहीं बताई, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट एक्चुअली परेशान नजर आ रहे थे। यही वो वजह है कि जब आप विजन नहीं देते, जब आप लीड नहीं करते, जब आप लीडरशिप नहीं देते, तो फिर आपके साथ यही होता है कि तमाम चीजें मौजूद होती हैं लेकिन आपकी अंदर अहलियत ही नहीं होती और आप इतने नालायक होते हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे बताएं शहरियों का क्या कसूर है? पहले शहरियों को कोरोना ने मार दिया, हमने मान लिया कि पूरी दुनिया में कोरोना है, जनाब हमारे साथ भी ये हो गया, चलें ठीक है। आपके हुक्मरान तो अपनी तारीफें करते नहीं थकते कि हमने कोरोना के दौरान भी बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये पहले हुक्मरान हैं जो अपने मुंह से खुद मियाँ मिठू हैं, यानी लोग इनको गालियाँ देते हैं और ये अपनी तारीफें करते हैं। उसके बाद आ जाता है बात डेंगू की। आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट भूल गई है, शागालबन मार्च का महीना था, 21 मार्च थी। मैंने ट्वीट किया, आपके चैनल ने बार बार उसको रिपोर्ट किया कि मैंने कहा कि आपका डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, आपकी ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं है, खुदारा एक्टिविटी करें, खुदारा इस काम को करें। शहबाज शरीफ साहब एक SOP बुक बना गए हैं। अब तो कोई प्राइमरी पास बच्चा जो है, कोई प्राइमरी पास बंदा जो है, वो भी अगर उस बुक को देखेगा, उसके मुताबिक चलेगा तो डेंगू से सबको बचा लेगा। तो रिजेक्ट कर दी इन्होंने। वो तो मीडिया पर आकर कहते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में धुआं छोड़ती गाड़ियां थी और स्प्रे करती गाड़ियां थी, वो सब गलत था। ये अकल के अंधे हैं। वो धुआं छोड़ती गाड़ियां जिस वक्त थी, उस वक्त डेंगू एपिडेमिक हाई अलर्ट पे थी,
पीक पर था, अडल्ट पॉपुलेशन बेपनाह बन चुकी थी। उसके फौरन बाद हमने जब उसको रीअलाइन किया तो हमने एक कमेटी बनाई थी, टेक्निकल कमेटी, जो टारगेटेड फॉगिंग करती थी। यानी वो इलाका, अब देखें जहां पर तो अभी एग्स बनने हैं, जहां पर अभी मच्छर पैदा होना है, लार्वा पैदा हुआ है, उसको तो आप तल्फ कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट मच्छर को मारने का आपके पास और क्या मैकेनिज्म है? आप सिवाय फॉगिंग के और किसी तरीके से उसको नहीं मार सकते। तो ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, और इनकी ढिठाईपन और खुद पसंदी कि हम सबसे समझदार हैं, हमें किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, उसने पंजाब के शहरियों को मार दिया। ये समझते हैं कि हम पता नहीं क्या पढ़ के बैठे हुए हैं और टगे का इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। सब आपको याद होगा जब डेंगू शुरू हुआ था तब भी नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में। मैं अब बात मेरी सिर्फ कंप्लीट, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब मैंने आज से 7 माह पहले अलर्ट दे दिया था, तो फिर 7-8 माह पहले जब मैंने ये कह दिया था, तो क्यों इन लोगों ने काम नहीं किया? और उसके बावजूद ग्राउंड पे देखें, जब मॉनसून सीजन आता है उससे पहले लार्वा साइडिंग होती है, और मॉनसून के फौरन बाद लार्वा साइडिंग इसलिए जरूरी है कि मॉनसून के बाद बहुत से ऐसे कॉर्नर्स हैं, बहुत से ऐसे हॉटस्पॉट हैं, और हॉटस्पॉट का भी यहाँ तो ना पता नहीं है। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB, उसके डैशबोर्ड जो डेंगू का बना हुआ था, उस पे एक हॉटस्पॉट मौजूद था कि लाहौर के किस कोने में, किस खुदरे में डेंगू का मच्छर पाया जा सकता है, इसको पहले ही क्लियर कर दें। इन्होंने जनाब PITB से एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। इन्होंने वो जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ हम सारा काम किया करते थे, इन्होंने वो सब टेक्नोलॉजी तबाह कर दी। हर चीज़ में ये कह देते हैं कि जनाब पैसे नहीं है, जनाब अपना ये बड़ा महंगा है, नई गाड़ियाँ खरीदने के इनके पास पैसे हैं, बुजदार साहब को हेलीकॉप्टर लेकर देने के इनके पास पैसे हैं, नए जहाज खरीदने के इनके पास पैसे हैं, अपनी याशियाँ करने के इनके पास पैसे हैं, नहीं है तो अवाम के लिए इनके पास पैसे नहीं है, अस्पताल में दवाई देने के इनके पास पैसे नहीं है, इनको अवाम का एक्सरे सिटी स्कैन फ्री करवाने के इनके पास पैसे नहीं है। अस्पतालों, सरकारी अस्पताल क्यों होता है? गरीब के लिए होता है, अच्छा, इन लोगों के लिए बना हुआ है। इन्होंने उसके दरवाजे भी बंद कर दिए। आपकी बात तो उन्होंने नहीं माननी, ये बात तो बड़ी क्लियर है। आप ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं और जो अच्छा काम पिछली हुकूमत कर गई वो ये कभी रेप्लिकेट नहीं करेंगे, ना ही उसको ओन करते हैं, बल्कि कुछ और मंतक निकाल लेते हैं। ये तो हमने 3 साल में देखा है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ है? आपने कहा वही टीम है, वही लोग हैं, और एक्चुअली इंसदादे डेंगू टीम में भी वही डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग लेकर आए। वो क्यों नहीं इनको सजेस्ट कर रहे हैं, या वो क्यों नहीं बताते? मेरी बात याद रखिएगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो पॉलिसी नहीं देते, सजेशंस देना। पॉलिसी देखें, सजेशन उस वक्त दी जाती है जब कोई शख्स ऐसा बैठा हो जो सजेशन को अप्रिशिएट करे और उसको ऊपर सोचे। मैं और सलमान रफीक, हम दोनों डॉक्टर नहीं थे। बहुत से डॉक्टर हमसे ये गिला करते थे कि यार हमारी मिनिस्ट्री है, हमें आप डॉक्टर वजीर क्यों नहीं देते? सही बात है, शुरू में, ठीक है। आपको मैं तारीफ की बात नहीं करने लगा, तारीफ उस ज़ाते बारी ताला की है कि जब मैं अपनी अलविदाई फेयरवेल कर रहा था, उस फेयरवेल में उन डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने 2-2.5 साल कबल खड़े होकर कहा था कि जनाब हमें डॉक्टर वजीर क्यों नहीं मिलता, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, और जो काम आप लोगों ने किया है शायद कोई डॉक्टर भी होता तो ना करता। और आज वो देख लें, आज YDA, आज आपके तमाम एसोसिएशन, आज जगह जगह सरापा एहतजाज हैं कि जी हमारा बेड़ा गर्क कर दिया यास्मीन राशिद साहबा ने। तो ओपनली आकर स्क्रीन पर कहती है कि पर्ची पर हम लिख के देते थे कि तब्दीली को वोट दो, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बात सिमल यास्मीन राशिद साहबा की नहीं है, वो बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी मेहनत करती होंगी, बात आपकी मेंटेलिटी की है। जब उनसे कोई बात कही जाती है ना इन लोगों से, तो वो कहते हैं बस रहने दो, हमें पता है सब, हमें सब पता है, हम खुद बड़े कॉम्पिटेंट हैं। ये सोच जो है वो कातिल सोच है। जब मैं अपने आप को अकले कुल समझूंगा और आपसे इनसे मशवरा नहीं करना चाहूंगा और आपका मशवरा नहीं लेना चाहूंगा, मशवरा नबी की सुन्नत है, मशवरे में खैर है, तो जो काम मुशावरे से किया जाता है उस काम में खैर होती है। इन हुक्मरानों ने मुशावरत भी नहीं करनी होती, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई काम इन्होंने करना नहीं, बात रियासत मदीना की करनी, फिर उसका रिजल्ट भी नहीं निकलता। और ख्वाजा साहब, आप जो बात कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की, बात बहुत डॉक्टर हजरात, बहुत सी एसोसिएशन तो ऑन एयर ओपनली ये कह रही होती हैं कि वजारत बराए नाम शायद उनके पास है, लेकिन उसको चला कोई और ही रहा है और कहीं और बैठकर चला रहा है। ये सब हल्के जो हैं इसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं। बहरहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साहब से हम कहें कि इस प्लेटफॉर्म के तहत अगर आप गवर्नमेंट को मशवरे देना चाहें कि अब कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ज़रूर एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डेंगू और हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, इनिशिएटिव्स तो जो लिए हैं सो लिए ही हैं, आप हंस रहे हैं इस बात पे। हंसी इस बात पे आ रही है कि इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कौन सा था, वो तो क्लेम करते हैं कि हमने एक ही बता दें वो। यानी हालत ये है कि मैं अपने दौर में 2017 में एक जो मेडिसिन का प्रोजेक्ट और ड्रग लाइसेंसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो चला कर गया था, खुद मैं इनोग्रेशन करके गया था। ये अब इन्होंने कोई 4 साल बाद 3 साल बाद उसकी दोबारा खुद ही इनोग्रेशन कर दी है। यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए यार,
कि जो एक तो आप नकम्मे हैं, काम भी कोई नहीं करते, फिर हमारे किए गए प्रोजेक्ट्स को जो आप 4-4 साल बाद उसका दोबारा इफ्ताह करते हैं और आपको पता भी नहीं है वो प्रोजेक्ट हैं क्या, आपसे आज सवाल कर ले तो आपसे जवाब नहीं आना। तो ये बेशरम किस्म के लोग हैं और मैं समझता हूँ सिमल ये अल्लाह का अजाब हम पे नाजिल हुआ है, मुझ समेत हम सब के गुनाहों की सज़ा है। हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि जो इस जैसे हुक्मरान हम पे नाजिल हो गए हैं। हालत ये है कि अवाम मर रही है, डेंगू से मर रही है, कोरोना से मर रही है, भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है, मेडिसिन ना मिलने से मर रही है। और इनकी तमाम तवज्जो किस बात पे है कि हम अगला इलेक्शन चोरी करके दोबारा कैसे आएंगे, हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ले आए, हम समुंदर पार पाकिस्तानी बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उनको पता कोई नहीं है पाकिस्तान के हालात क्या हैं। उनका डॉलर महंगा हो गया है, हमारा डॉलर महंगा होने से हम सब मर गए हैं यहाँ पे। तो उन हमारे बहन भाइयों को काश पता चले कि इस शख्स ने जिनको वो बड़ी खुशियां से लेकर आए थे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, उनको शायद पता नहीं है। तो इनकी तवज्जो सिर्फ इन कामों के ऊपर है। शर्म आनी चाहिए। रियासत मदीना वालों की तवज्जो अपने इक़्तिदार पर नहीं होती थी, अवाम की फलाह पर होती थी। और ये बात रियासत मदीना की करते हैं। हज़रत उमर फारूक कहते थे कि मैंने जो दूसरी चादर जब उन्होंने पहनी तो उनसे सवाल हो गया, आप तो तोशाखाना का सवाल का जवाब नहीं देते कि आपको ये जो घड़ी मिल गई है, जो आपको तोहफे मिल गए हैं, कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं, आप तो ये बताना गवारा नहीं करते। लोगों के ऊपर तो आप बड़ी उंगलियां उछालते थे। अपनी दफा आपकी बोलती बंद हो गई है। उनके सपोर्टर्स को भी शर्म आनी चाहिए कि भाई आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। लो जवाब अपने लीडर से, किसने दिए हैं इसको तोहफे महंगे महंगे और कहाँ से आए हैं और कितने में इन्होंने लिए हैं। और डीठों की तरह जवाब देते हैं जनाब 50% पेमेंट कर दिया है, तो बाकी 50% आपके अब्बा जी का माल है। हमें तो आप कहते थे ना कि हमारे बाप का नहीं है, तो भाई आपके भी अब्बा जी का नहीं है। तो अपनी तरजीहात बदलें। अभी भी मैं समझता हूँ मैं जमहूरी कारकुन हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अगर कोई हुकूमत आती है तो वो परफॉर्म करे। तो हम चाहते थे ये परफॉर्म करे। ये परफॉर्मेंस का आपने जिक्र किया, मुझे याद है जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे और आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स को विजिट किया करते थे, सिर्फ लाहौर में ही नहीं पूरे ओवरऑल पंजाब में। अक्सर आपको लाइनअप करना होता था तो आप बताते थे कि मैं फ़लाँ टूर पे हूँ, मैं फ़लाँ विजिट पर हूँ। अभी तो लाहौर शहर की हालत ये है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ही MS तैनात नहीं है, लीडर नहीं है, CT स्कैन मशीन 2 साल से ख़राब है, कोई पूछने वाला नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन गरीब बेचारा आम लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट कराने पर मजबूर है, ये चुपचाप घर बैठ जाता है कि जब मौत आनी है क्योंकि पैसे तो नहीं है हमारे पास चीज़ें। मेयो हॉस्पिटल जैसा अस्पताल हो, लाहौर का दिल है, और मैं मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, उनके स्टाफ की इसलिए कदर करता हूँ कि पूरे सूबे का लोड वो उठाते हैं। और हमारे पास मेयो हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। उनको सलाम है उन सबको। लेकिन जब आप उनको वसाइल ही नहीं देंगे, उनके डॉक्टर्स को 7-7 महीने तनख्वाही नहीं देंगे, आप उन डॉक्टर्स को जो क्रीम होते हैं, हम तो चलो उनके साथ आपके बकौल ज्यादती करते थे ना, वो आपके बकौल, हालांकि हम उनके साथ मिलकर चलने की कोशिश करते थे, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती थी। लेकिन आप तो उनको उनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं। आपके दौर में 65,000 डॉक्टर बेरोजगार हो गया भाई। वो डॉक्टर जो वालिदैन दुआएं करते हैं कि या अल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए पढ़ लिख के, जब पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है तो वो बेरोजगार है। उस वालिद पर, उस वालदा पर क्या बीती होगी कि मेरा बच्चा बेरोजगार है और वो डॉक्टर है। यानी इन हुक्मरानों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो इन्होंने हाल कर दिया है। 2-2 साल से अगर मेयो हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन खराब हो तो बताएं इलाज कहाँ मिलेगा। सही बात। जब आपके टेस्टों के दरवाजे बंद कर दिए जाए, जब आपको कहा जाए कि जनाब आपकी एमरजेंसी में भी जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं है, ड्रेसिंग का सामान बाद अस्पतालों में नहीं है, मशीन खराब है सर्विसेज हॉस्पिटल देखें वो तो बहुत आप बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। अगर किसी को का सर फट जाए और वो किसी सरकारी अस्पताल जाए और उसे कहा जाए कि पट्टी नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी उस पर। तो ये अजीब हालात इस और मुझे याद है मैं ऐसे तारीफ नहीं करी, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ऐसा प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को घरों में मेडिसिन भिजवाई गई थी TCS के हमारे दौर में। बिल्कुल उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया। लेकिन फजल साहब सजेशंस क्या हैं? अभी जैसे आप मेडिसिन का जिक्र कर रहे थे, हम पिछले दिनों ये भी डिस्कस कर रहे थे कि पैनाडोल नापैद हो गई है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ग्रिट इतनी कमजोर हो चुकी है कि पैनाडोल जो बेसिक दवाई है डेंगू से बचने के लिए वही अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बातें करूंगा कि इन लोगों ने तो सुननी नहीं है। बुजदार साहब तो कसूर ही कोई नहीं, उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है। उनको कह भी देंगे तो उनको कौन सा समझ आनी है। वो तो कहते हैं कोरोना काटता कैसे है। तो खान साहब जो हैं उन तक बात पहुंचाने का फ़ायदा नहीं है, वो तो अपनी मर्ज़ी की बात सुनते हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ ये है कि AVM मशीन आ जाए, अपना समुंदर पार का वोट मिल जाए, हम कैसे जो है वो अगला इलेक्शन जीतेंगे। तो उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मेरे बहन भाई और डॉक्टर जो हमारे इलाज मुआवजा देने वाले लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पॉलिसी को रीअलाइन करें। अभी आज इसी वक्त से प्राइवेट डॉक्टर्स के नेटवर्क को ऑन बोर्ड लें। हर गली मोहल्ले में प्राइवेट डॉक्टर बैठा है और बड़े अदब से मैं करूँ, कोएक्स जो हैं हम उनको ख़त्म नहीं कर सके। लोग आज भी कोएक्स के पास जाते हैं। अब ये एक हकीकत है।
हमें क्वैकरी का भी रिकॉर्ड फ़ौरन लेना चाहिए कि कहीं क्वैक्स पेशेंट को ख़राब ना कर दें। उनको जाकर किसी तरीके से पैगाम मिले कि भाई तुम्हारे पास पेशेंट आए तो ये ट्रीट करो, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास भेज दो, खुद उसका इलाज करके बर्बाद करने की कोशिश ना करो। फिर उसके साथ साथ जो एक मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पे कंसल्टेशन का सिस्टम जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। इन्होंने टेक्निकल कमेटी बनाई, उसमें डेंगू एक्सपर्ट कोई शामिल नहीं है। वो डॉक्टर वसीम अकरम एक होते थे बड़े माहिर इंटोमोलॉजिस्ट, इन्होंने उनको भी निकाल कर बाहर किया कि जी आप तो शहबाज शरीफ के बंदे हैं। वो बाबा वो तो पाकिस्तान का खिदमत गुजार था, वो पाकिस्तानियों की खिदमत करने आया था, वो चाहे शहबाज शरीफ करा ले चाहे कोई और करा ले। अब बहुत से लोग ऐसे आज इनके साथ हैं ना जो शहबाज शरीफ साहब के भी साथ खड़े हुआ करते थे, लेकिन चूंकि वो माल देने वाले लोग हैं तो इनको वो बंदे जो है बुरे नहीं लगते, जो बेचारा सर्विस देता है वो इनको बुरा लगता है। तो कहने का मकसद है कि अपना सीना वसी करें, अपना जो है वो माइंड जो है उसको थोड़ा सा चेंज करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने अगर आपके घर स्क्रीनिंग की टीम नहीं आ सकती, आप घर घर जाकर जो है वो लार्वा साइडिंग नहीं कर सकते, लोगों को एजुकेट कर दें कि आपने देखें भाई घर के अंदर बाद दफ़ा किसी के घर में डूंगा पड़ा होता है उसमें पानी रह जाता है, कोई लोटा पड़ा होता है उसमें पानी रह जाता है। जो आपने अवेयरनेस और एजुकेशन का जिक्र किया ना ख्वाजा साहब, ये जो सड़कों पर पैम्फलेट्स बांटने, स्टीमर्स लगाने, बैनर्स लगाने, स्कूल्स में सेमिनार्स और वॉक का इस्तेमाल करना, का पीरियड ये बड़ा फ्रूटफुल था। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये जो कप है ना, इस कप ये तो कप बहुत बड़ी चीज़ है। एक चम्मच के बराबर अगर कहीं पानी रह जाए तो उसमें भी 4 दिन के बाद डेंगू का मच्छर जो है वो पनप सकता है। तो अपने घर को मैं सारे शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कल कुछ वक्त निकाल के 15 मिनट आधा घंटा अपने घर के अंदर विजिट करें और जहां किसी कोने खुदरे में कहीं पानी इकट्ठा है उसको खुश्क करें। छत के ऊपर अगर किसी परिंदों को पानी देने वाली थाली पड़ी है तो उसको खुश्क करें, जहां जहां पानी है उसको खुश्क करें। और अगर आपके घर में कोई टायर पड़ा है पुराना, उस टायर को यहाँ तलफ कर दें या उसमें रेत भर दें। अगर उस टायर में 1 चम्मच के बराबर पानी आ गया तो वहाँ डेंगू का मच्छर पैदा हो जाएगा जो आप ही के घर में आपको काटेगा। तो ये छोटी छोटी सी 4-5 चीज़ें हैं जो छोटे छोटे से बात जो है चीज़ें, प्लास्टिक का कोई मैं समझता हूँ बर्तन रह जाता है, जिस तरह कबाड़, जंक यार्ड्स होते हैं, सबसे मोहलिक इस वक्त वो लोग हैं, वो इलाके हैं जिनके मोहल्ले में कोई कबाड़ खाना है, कोई जंक यार्ड है, कोई टायर शॉप है। ये सबसे मोहलिक हैं डेंगू के हवाले से, क्योंकि जब बारिश होती है कबाड़ खाने पे तो हज़ारों ऐसे कंटेनर्स बन जाते हैं जिनके अंदर पानी होता है और उनमें डेंगू का मच्छर पनप जाता है और वो बहुत बड़ा बम साबित हो सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर हम हुकूमत पे ना रहें, इनको इनके हाल पे छोड़ें, इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पीछे जाने दें, इनको समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के पीछे जाने दें, इनको कुलभूषण यादव की एजेंटी करने दें। आप पाकिस्तान का सोचें, अपने आप का सोचें, अपने मोहल्ले का सोचें, अपने घर का सोचें। आज अपने घर को प्लीज़ आज कल परसों टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, अपने घर में इर्द गिर्द देखें कहीं कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ, कहीं हमारे घर को पुराना टायर तो नहीं छत पे पड़ा हुआ, कबाड़ खाने में तो नहीं पड़ा हुआ, अगर है तो उसको रेत से भर दें, अगर कोई कंटेनर पड़ा हुआ है, कोई थाली पड़ी हुई है पानी की, उसको उल्ट दें। इस तरह के 4-5 काम कर लें, यकीन करें आप डेंगू के डंग से महफूज रहेंगे और आपका हमसाया भी डेंगू के डंग से महफूज रहेगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें अपनी हेल्थ की। सिस्टम और गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से शायद आपको एजुकेट नहीं कर पा रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको ना सिर्फ अवेयरनेस दें बल्कि आपके जवाब देने की भी कोशिश करें कंसर्न लोगों से। फ़ायज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने एक अच्छा पैटर्न सेट किया था जिसकी लोग अभी भी मिसालें देते हैं। आई होप कि इस वक्त भी दोबारा उसी पैटर्न पर हम चले जाएं और हमारी जान जो है वो डेंगू से, स्मॉग से और बाकी इनसे भी छूट जाए, वो छूट जाए। वो आप कहें, मैं नहीं कह सकती। वैसे कौम सारी यही कह रही है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सर्दियों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है और वो है सुस्ती। हम ऐसे ही लेज़ी हो जाते हैं, एक्सरसाइज फिटनेस का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ऐसे डेज़ में, लेज़ी डेज़ में एक्चुअली कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे आप फिट भी रह सकते हैं और ज़्यादा वर्कआउट भी ना करना पड़े, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्कस होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है सर्दियों में सबसे ज़्यादा लेज़ी मैं होती हूँ, और लेज़ी रहते हुए फिट कैसे रहें। एक्चुअली जो लोग बहुत काम करते हैं, पहली चीज़ तो हैट्स ऑफ। जो लोग इतना टफ काम करते हैं, ये आसान जॉब बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्कआउट आप तमाम लोगों के लिए, उन जैसे लोगों के लिए है जो बहुत थक जाते हैं या वर्कआउट करना नहीं चाह रहे या फिर भी फिट रहना चाहते हैं, अपनी फिटनेस रेजिमेंट को बरकरार रखना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहे होते हैं या आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप थके हुए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने तमाम नर्व्स एंड टर्मिनल्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है।
अक्सर लोग इस तरह बात करते हुए भी करते हैं। हाँ, ये उनका एनर्जी बॉल होता है, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह उनको एनर्जी मिलती भी है। बात ये सिर्फ रीजन बिहाइंड इट, बिल्कुल, जितने इंटेलेक्चुअल होंगे उनको पता होगा, आप ये करें और उसके थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कोई चीज है जो रिवाइटलाइज होगी, वो होगी आपकी एनर्जी, बिकॉज आपकी बॉडी में ही आपका इलाज छुपा होता है। और अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं थोड़ा तो सा आप उस टाइम ये कर सकते हैं, बिल्कुल। और आपने अच्छा। 30 सेकंड्स के लिए इसको दोहराया और उसके बाद आप रिलीज करो इस पोज को अपने या प्रेशर पॉइंट को, तो आप महसूस करो कि रिवाइटलाइज होगी आपकी एनर्जी। अब इसके अलावा आते हैं हम एक्सरसाइज पे कि वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप शुरू करोगे सर्कल से। याद रखें जब आप वार्म अप भी कर रहे होते हैं तो आपको सर्कल ही पहले करने होते हैं, अदरवाइज आपको इंजरी हो सकती है। तो आपने आर्म सर्कल्स किए 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद आपने जैसे इसको रिलीज किया, दोबारा आप अपनी जो भी आप पोजीशन में पहले थे, अगर आप बैकवर्ड्स कर रहे थे तो फिर आप फ्रंट को इस तरह से करोगे, राइट? बिल्कुल, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से आप इस चीज को दोहराओगे। इसके अलावा जो सबसे आसान चीज होती है क्या होता है, काफ रेजेस। आपने इस तरह से खुद को रेज करना है, इससे आप में बैलेंस भी आएगा। आपने क्या करना है, 30 सेकंड तक इसको दोहराना है। बस आपको क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी हील्स को उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है। अब आपने और 30 सेकंड तक मुसलसल आप इसको रिपीट करोगे। अगर आप में बैलेंस का इशू हो सकता है शुरू में, या अगर आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, आपको डिफिकल्टी हो रही, तो आप चेयर रख सकते हैं। चेयर के सहारे के साथ आप इसको इस तरह से दोहरा सकते हैं। अब हमारा फेवरेट काम होगा, जो हमारा दिल करता है हम फ्लोर पर आ जाए, हम बैठ जाए। तो आप बैठकर क्या चीज कर सकते हैं, लेजी होने की सबसे बड़ी निशानी है। बस तो हम आप पड़े रहें, वो फ्लोर पे वो तमाम लोग जो बैठना चाहते हैं वो क्या करें, बैठकर आपने इस तरीके से अपनी लेग्स को एक नॉर्मल आपने उसको वाइड करना है। वाइड करने के बाद आप इस पोजीशन में आएंगे, 45 डिग्री का एंगल हम जिसको कहते हैं, जिस तरह नॉर्मली लोग पिलाटीज में कर रहे होते हैं। आपने यहाँ हाथ रखने के बाद, इसे बोर्ड पोज बोलते हैं, आपने इसको मूव करना शुरू कर देना। होगा ये कि आपका कोर भी इंगेज है, आप अपनी पूरी बॉडी इंगेज कर रहे हो और माइंड को सिग्नल जाएगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। वो एंडोर्फिन रिलीज करेगा और आपका स्ट्रेस भी नीचे आएगा और आप फिजिकली फिट भी रह सकेंगे। आपका सारे का सारा मसल जो है वो स्ट्रेच रहेगा, बिल्कुल, उसकी पूरी बॉडी इंगेज है। बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद आप शिवर भी करने लग जाएंगे इस पोजीशन में 30 सेकंड के बाद, तो आपको पता चल जाएगा आपका कोर एंगेज है। अब आप करेंगे फुल क्रंच, यानी अगर हम कम बताएं ना तो लोग कहते हैं बहुत अजीब सा लगता है। आपने क्या करना है, आप बैकवर्ड्स इस तरह से पीछे गए, पीछे जाने के बाद आपने मुकम्मल उठना है और कोशिश करनी है जिस तरह से आप रूफ को टच कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करना है। आप कोई वेट भी ले सकते हैं, इस तरह कंप्लीट आप पीछे जाएंगे और उसके बाद अपनी रूफ को इस तरह से टच करेंगे। अब अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है और आप कह रहे हैं कि ये क्या है, हाँ, लेकिन आप अपनी अपने पेस और स्पीड पर कर सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन अगर वो तमाम लोग तो ऑब्वियसली वो अपनी तरीके से कर रही है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा लेजी टाइम बिल्कुल और रिलैक्सिंग टाइम अब ये है बहुत ही लेजी, जो कई दफा मैं भी हो जाती हूँ, नो डाउट होता है कि आपने बहुत काम कर लिया, आपका दिल नहीं है, लेकिन आपने अपनी फिटनेस रेजिमेंट को बरकरार रखना है। आपने क्या किया, आपने अपने नीचे एक लेग को फोल्ड किया, जो लेग ऊपर है उसके साथ आपने सर्कल्स करने हैं, लेकिन इसे मर्मेड सर्कल इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल स्विमिंग के स्टाइल में होता है। आपने इस तरीके से इसको दोहराया 30 सेकंड तक, 2 से 3 दफा आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आसान सी चीज होगी, इसको इसी तरह आपने सर्कल बनाना है। आप इमेजिन करेंगे कि आपके सामने आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी टो की मदद से, तो आपने उसको ऐसे ड्रॉ किया 30 सेकंड एक साइड पे, 30 सेकंड रिवर्स, इस तरीके से। अब अगर ये भी आपको लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब कुछ और आसान चाहिए, आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिर्फ आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट एक लाइन में होनी चाहिए और आपने करनी है लेग रेजेस। रेजेस इस तरीके से करने के आपने अपनी लेग को रिलैक्स नहीं रखना, अपनी टो को बिल्कुल स्टिफ रखने के बाद आप लेग रेजेस कर सकते हैं। और वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आप कितनी ऊपर लेकर जा सकते हैं और कितना। अगर शुरू में आपकी स्ट्रेच नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे पल्स दें, पल्स करेंगे तो आपका ये एरिया भी इंगेज होगा, आपको महसूस होगा कि ये आसान नहीं हो रहा आपके लिए करने के लिए, लेकिन शुरू में ऐसा होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इम्यून हो जाएंगे इस चीज के लिए। अच्छा सुलाफे, एक चीज जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आजकल हमें वैसे ही सांस का प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा है, स्मोक की वजह से भी, फिटनेस ख्याल रखने की वजह से ना भी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं जो 2-3 आप हमें क्विकली बता सकते हैं? अब इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पहले, जब हम कह रहे हैं कि सांस का मसला, कोई भी आपको प्रॉब्लम या आपको शॉर्टनेस है ब्रेथ में या स्टेमिना भी बढ़ाना है, एक ब्रीदिंग है लेट गो ब्रीदिंग जो आपके बहुत काम आएगी। आपने क्या करना है, आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ अपने हाथों को स्ट्रेच किया, आपने रिटेन करना है, यानी सांस रोकना है। अगर आप एस्थमेटिक हैं तो 3 सेकंड से शुरू करेंगे, क्योंकि 6 सेकंड से वो ऊपर जा नहीं पाएंगे, इसलिए आपने यहाँ तक इसको रखा, रिटेन किया। रिटेन करने के बाद वो कितने सेकंड के लिए रोके? जो नॉर्मल है वो 6 सेकंड से ऊपर जा सकते हैं, बट शुरू फिर भी आप 6 सेकंड से करेंगे। आपने यहाँ रिटेन किया, अब आपने एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल करेंगे आप अपने मुंह से, और इनहेल जब आप कर रहे हैं तो आपका पेट बाहर को आना चाहिए। हम सांस उल्टी लेते हैं,
इसमें जब आपका पेट बाहर आता है, सांस लेके देखा। बिल्कुल मिसाल के तौर पे जब भी आप बलून में पानी डालेंगे तो बलून फूलेगा, उसी तरीके से आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, लेकिन नॉर्मली अंदर जाता है, सही बात है। नॉर्मली तो आपने एक्सेल किया और आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो स्क्वीज करना है आपको। हाँ। इस तरीके से भी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो कम इस तरह से होगा। आपने जब इनहेल किया तो अपनी कोई भी नेगेटिव थॉट जो भी आप लेट गो करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, रिटेन करने के बाद उसको इमेजिन करके आपने उसको थ्रो कर दिया। अब अगर कोई लोग जिनको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग का मसला है या वो लोग जो कोविड से गुजर रहे हैं, वो जब लेट गो इस पर आएंगे एक्सलेशन पे तो वो स्लो आएंगे, क्योंकि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं कर बिल्कुल सकते। सही। एंड आई थिंक ये टिप जो है वो आज की आपके लिए है कि इसको घर पे प्रैक्टिस करें। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। सुलाफे, आप इतनी क्विकली इतनी मजे की चीजें और टेक्निक्स जो है वो लोगों को बता देते हैं ताकि हम एनर्जेटिक रहें और अपने काम अच्छे तरीके से कर सकें। और इसी के साथ हमारा टाइम भी खत्म हो गया, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।